ओके गाइस, सो लास्ट पीरियड ऑफ जो केमिस्ट्री की हिस्ट्री में जाना जाता है वो है मॉडर्न पीरियड। एक्चुअल में इसको मॉडर्न पीरियड क्यों बोला जाता है? तो एक्चुअली एक लवॉइजियर नाम का जो केमिस्ट था, इसको मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोला जाता है। अभी इसको क्यों बोला जाता है, तो ही प्रेजेंटेड द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कंबक्शन ऑफ बाय प्रपोजिंग दैट ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबक्शन। और ये जो उसने जो कंसेप्ट रखा हुआ था, ये लार्जली एक्सेप्टेबल हुआ। उसी के कारण he is regarded as father of modern chemistry because of his concept of oxygen necessity for combustion is overthrow the theory of phlogiston। ऑक्सीजन के कंसेप्ट के साथ ही उसने उसके साथ वाटर इज कंपोज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इस थ्योरी को भी प्रपोज किया था और प्रूफ किया था। उसके बाद ही ऑल्सो प्रपोज द थ्योरी ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, मतलब मैटर डिवाइड हो नहीं सकता है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इस थ्योरी को भी उसी ने प्रपोज किया था। ऑल्सो ही प्रेजेंटेड अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड प्रपोज द केमिकल सिस्टम ऑफ केमिकल नोमेनक्लेचर। मतलब एलिमेंट की क्लियर डेफिनेशन क्या है, ये इसी ने लवॉइजियर ने ही प्रेजेंट किया था। उसी के साथ केमिकल कंपाउंड्स के नाम कैसे रखे जाएंगे, उसका भी प्रपोजल लवॉइजियर ने दिया था। और यही सारे रीजंस है जिसके कारण ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ओके, मॉडर्न केमिस्ट्री में और एक स्टेप 19th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में ली गई, जब जॉन डाल्टन ने ये प्रपोज किया था कि जो अपने आसपास के जो एटम्स है वो सारे के सारे एलिमेंट्स के जो सारे एलिमेंट्स है वो एटम्स के बने हुए रहते हैं। एंड ही ऑल्सो पिक्चर्ड दैट एटम्स एज अ टाइनी एंड इनडिस्ट्रक्टिबल यूनिट्स जो कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जो कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स। और इसी के कारण नया दौर शुरू हुआ था, न्यू ईरा हैड बिगन। देन 19th सेंचुरी में जॉन डाल्टन के बाद आई 20th सेंचुरी, विच इज़ रिगार्डेड एज एन एक्टिव ईरा ऑफ केमिस्ट्री। इस पीरियड के दौरान ह्यूमन नॉलेज एंड सिविलाइजेशन में केमिस्ट्री का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। because nowadays we are living in synthetic material world. Most of the things which we use as a household items are synthetic materials, जो केमिस्ट्री का नॉलेज यूज़ करके ही उसको बनाया गया हुआ है। उसी के साथ केमिस्ट्री जो डे वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स है जो अपन ने इसके पहले देखी थी, उसको सॉल्व करने में भी केमिस्ट्री का जो नॉलेज है वो यूज़ हो रहा है। एंड देयरफॉर केमिस्ट्री का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अभी के टाइम में है। 19th सेंचुरी में कौन कौन से इन्वेंशन हुए और किसने किए वो भी देख लेते हैं। ओके गाइस, तो सामने आप देख सकते हो कि 1794 में रिचर ने लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लगा। उसके बाद प्राउस्ट ने लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, गेर्लुसाक ने वॉल्यूम का, उसके बाद एवोगाड्रो ने एवोगाड्रो लॉ प्रपोज किया था। इस टाइप से ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थे जो जिनके बेस पे मोस्टली आपकी जो केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री, वो लाई करती है। तो आपको अभी आगे जाके यही जो लॉज है आपको अभी दिख रहे हैं आपके सामने, वही पढ़ना है। ओके, सो नेक्स्ट, अब अभी तक का तो पार्ट थियरी वाला था जो सिर्फ आपको क्लास 11 में पूछा जाएगा। पूछा भी जाएगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, मोस्टली पर जो पता होना चाहिए एक जनरल नॉलेज के लिए। अगर बाद में कभी जाके पता चला कि मेश वगैरह अगर कुछ बने तो पता होना चाहिए कि हिस्ट्री क्या थी अपनी केमिस्ट्री की। तो जिस सब्जेक्ट में अपन एडवांस बन रहे हो जिस उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, इसलिए वो पार्ट देख लिया था अपन। अभी से जो पार्ट शुरू हो रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री का। सेकंड चैप्टर जो है आपका, सब चैप्टर फर्स्ट जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है उसका सेकंड सब चैप्टर। पहला तो था इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, अब है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और सिंपली आप मैटर बोल सकते हो। व्हाट इज मीन बाय मैटर? Okay, so matter is defined as something that occupies space, have some mass and offer resistance to any stress apply on। मतलब आप मैटर किसको बोल सकते हो? तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई की हुई हो, जिसका कुछ तो मास हो, और जो अगर उसके ऊपर कोई फोर्स या कुछ फोर्स अप्लाई किया जाए तो उसको रेजिस्ट करे, ऐसी चीज़ों को आप मैटर कह सकते हो। तो आप अगर देखे जाए तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर, और जो डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस से बने हुए रहते हैं। एंड सब्सटेंस इज अ डेफिनाइट वैरायटी ऑफ मैटर।
all samples of which have same property. ओके, सो सब्सटेंस जो कोई भी है उनके एक्चुअल में दो टाइप की प्रॉपर्टीज रहती है, एक तो फिजिकल एंड केमिकल। जो जिसमें से फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो सब्सटेंस जैसा है उसको उसी तरह से डिस्क्राइब करती है। फॉर एग्जांपल उसका शेप कैसा है, हार्डनेस सॉफ्टनेस कैसा है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। वहीं पर केमिकल प्रॉपर्टीज उसको उसके चेंज होने के बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है। You can say that it describe the ability of any substance to change into new substance. Actually physical and chemical properties ही उस क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का बेस जो है वो फॉर्म करती है। तो अब उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है वो तो बाद देखेंगे, पर उसके पहले एक टॉपिक है छोटा सा जो है मैटर एंड एनर्जी, वो देख लेते हैं। तो मैटर और एनर्जी में कुछ रिलेशन है क्या? तो एक्चुअल में देखा जाए तो जो कुछ अपने आसपास का जो यूनिवर्स है वो इन दो ही चीज़ों का बना हुआ है, एक तो मैटर है और दूसरी एनर्जी है। आप आपके आमने सामने देखोगे तो आपको दो ही चीज़ें दिखेंगे, मतलब दिखेगी, मतलब आप फील कर सकते हो। जैसे कि कोई तो सब्सटेंसेस होंगे जिन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, जिनका कुछ मास है और जो रेजिस्ट करते हैं उनके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करें तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैटर में आएगी। और उसके अलावा एक चीज़ है जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए देख सकते हो, जिसको अपन एनर्जी कहते हैं। जिस टाइप से लाइट एनर्जी हो गई, फिर और भी बहुत सारी एनर्जीज हो गई उस टाइप से। और इसमें भी एक है कि मैटर और एनर्जी दोनों इनकन्वर्टिबल है। पर वो किस टाइप से कन्वर्टेबल है? तो जब मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, पर अगर उसी का वाइस वर्सा करने जाओगे कि एनर्जी से मैटर कन्वर्जन होगा क्या, तो वो नहीं हो सकता। और इसमें अगर एनर्जी के फॉर्म आपको देखने हैं तो हीट एंड लाइट। एक मैटर से आप हीट और लाइट प्रोड्यूस कर सकते हो, पर हीट और लाइट से कोई मैटर नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलो, तो मैटर की डेफिनेशन में अपन ने देखा था कि आप मैटर किसको बोलते हो कि जिसके पास कुछ स्पेस ऑक्यूपाई जो करता है और जो जिसके पास मास है। पर अब मोस्टली अपन डेली रूटीन में बात करते हो तो मास में नहीं, वजन की बात करते हो, मतलब वेट की बात करते हो। तो मास और वेट दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, या दोनों टर्म्स सेम है? तो एक्चुअली में यहाँ पे ये देख सकते हो कि आपके लिए फर्स्ट चैप्टर का एक साइंटिफिक रीज़न का ये क्वेश्चन रह सकता है, व्हाट इज साइंटिफिक रीज़न का, या फिर एक 2 to 3 लाइन्स का जो क्वेश्चन रहता है 40 to 50 वर्ड्स का, उस टाइप का क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इसको डायरेक्टली अगर सिंपली याद रखना हो तो अपन डिफ्रेंशिएट जैसे करते हो उससे इजी रहेगा। जो कुछ भी मास रहता है बॉडी का, ये कांस्टेंट रहता है, भले आप वो मेजरमेंट कहीं पे भी लो। आइदर मास ऑफ बॉडी आप अर्थ पे लो या मून पे लो, तो जो मास है वो हर जगह पे सेम रहेगा। तो वहीं पे अगर वेट अगर देखते जाओगे तो वेट एक्चुअली रेफर करता है कि ऑब्जेक्ट, जो कोई भी आपने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है उस पर अर्थ की तरफ से या फिर आप जहाँ पे भी वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके ऊपर वहाँ के पर्टिकुलर चीज़ से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसे वेट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर देखने जाओगे तो वेट रेफर्स टू द फोर्स विथ विच ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। मतलब अर्थ पे अगर देखा जाए तो वेट उसको बोलते हैं जो अर्थ की तरफ से जो फोर्स अप्लाई होता है ऑब्जेक्ट को खुद की तरफ खींचने के लिए, उसको वेट कहा जाता है। तो यही एक्चुअल में मेन डिफरेंस है मास और वेट का। ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में मास एंड वेट का डिफरेंस तो यही है। तो मास इज सेम एवरीवेयर, कहीं पर भी हो सब मास सेम ही रहेगा, पर वहीं पे वेट रेफर्स टू द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। ओके, तो मास अब सेम रहता है, उसके कारण उसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है, पर वहीं पे एज वी सीन वेट रेफर्स टू द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ, देयरफॉर उसका एक फॉर्मूला बनता है। तो वो देख लेते क्या है। सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ पे रेस्ट पोजीशन पे है, जिसके ऊपर जिसका वेट है डिनोट किया गया है W से, जिसका वेट डिनोट किया गया है W से, कैपिटल W, जिसका मास है M, एंड जिसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई हो रही है G। एज वी नो अर्थ के ऊपर जो कोई भी चीज़ है उसके ऊपर अर्थ की तरफ से ग्रेविटी अप्लाई होती है, जो अपन स्मॉल g से डिनोट करते हैं। तो इस कंडीशन में फॉर्मूला हो जाता है फिर W इज इक्वल टू M इंटू, मतलब अगर आपको वेट निकालना है तो आपको जो कोई भी मास है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको वेट की टर्म की जो वैल्यू है वो मिलेगी। देयरफॉर यू कैन से वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट
डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ जी। और आपने को पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हर जगह पे चेंज होती वेरी करती रहती है। और वहीं पे अगर मास आपको अगर डिटरमाइन करना है तो वो सिंपली दो ऑब्जेक्ट के वेट्स का कंपैरिजन रहता है। ओके, सो आप अगर पर्टिकुलरली एक जगह पे दो अगर चीज़ें रखते हो तो उस पर्टिकुलर प्लेस पर अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास अगर डिफरेंट अलग अलग भी हो, तो सपोज कर लो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका आपको मास पता है और दूसरे का अननोन है, पर दोनों अगर एक ही जगह पे लोकेशन पर है तो ऐसी कंडीशन में भले उनका मास डिफरेंट हो पर उनके ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट इज स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सपीरियंस हो रही है वो सेम ही रहेगी। इसी के बाद मैटर का और एक मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है, दैट इज मैटर इज इनडिस्ट्रक्टिबल। तो सिंपल लैंग्वेज में इसी को दूसरे वर्ड्स में अगर बोलना चाहे तो मैटर आप ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर इज रिमेन कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, सो अपन देख रहे थे टॉपिक मैटर एंड एनर्जी। व्हाट इज मीन बाय एनर्जी, किसको कहा जाता है? कैपेसिटी। एनर्जी इज नथिंग सिंपली डिफाइन एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। मतलब जो कोई भी हो जिसके पास एक मैटर को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है हो या फिर पुश करना हो तो उसके पास एनर्जी पोजेस की हुई रहती है। आपको हमें वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पता है कौन कौन से है, तो फॉर एग्जांपल हीट है, लाइट है। और जैसा मैटर के लिए मैंने अभी कहा कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन चेंज इट्स फॉर्म ओनली। सेम energy is also neither created nor destroyed but it can be transformed from one form to another form। अपन ने इसके पहले ही देखा था कि मैटर से एनर्जी में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मोस्टली मास और एनर्जी। एज वी नो मैटर इज समथिंग दैट हैव मास, so therefore there is one relationship between mass and energy which is given by Einstein, famous name of the famous name in chemistry and physics also. That relation is E is equal to mc square, where E belongs to energy, m for mass and c for velocity of light. The value of velocity of light you know very well, c is given by 3 into 10 raised to 8 meter per second। अब ये जो वैल्यू है ये अच्छे से याद में रख लो, अभी तक अगर याद ना हो तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो